पता मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे लाहौर में जो दहशतगर्दी का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें अब तक की खबरों के मुताबिक 3 अफराद शहीद हो चुके हैं, 26 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हैं और ज़ख्मियों में से भी चंद एक की हालत तशवीशनाक है। बहुत अफसोसनाक है। लाहौर पाकिस्तान का दिल और लाहौर का भी दिल अनारकली बाजार, वहाँ पर एक बार फिर ये दहशतगर्दी जो है उसकी लपेट में आई है। अब तक एक दहशतगर्द तंजीम है बलोच नेशनल आर्मी, उन्होंने जिम्मेदारी तो कबूल की है, लेकिन हुकूमत ने इस जिम्मेदारी को फिलहाल तस्लीम नहीं किया और कहा है कि तहकीकात जारी हैं कि लाहौर के धमाके के पीछे कौन है। लेकिन सवालात 2-3 बुनियादी बड़े जन्म लेते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत ने दहशतगर्दी एक बार फिर से सर क्यों उठा रही है। इससे पहले बलोचिस्तान कोयटा 2-3 दफा दहशतगर्दी का शिकार हुआ, कई जानें जो है वहां पर शहीद हो गई, कई जख्मी हो गए। अभी 2 रोज पहले ही इस्लामाबाद दहशतगर्दी का शिकार हुआ है। कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की। इस्लामाबाद का भी मरकजी इलाका कराची कंपनी का, वहां के नाके पे पुलिस पे फायरिंग की। तो ये एकदम से यानी कि चंद ही दिनों के अंदर, एक हफ्ते से भी कम के दिनों के अंदर इस्लामाबाद के पाकिस्तान के 2 कैपिटल सिटीज को टारगेट किया जाना दहशतगर्दों की तरफ से, और हुकूमत इसकी रोकथाम में नाकाम रही। वजीर दाखिला कह रहे हैं कि हमारे पास थ्रेट्स पहले से मौजूद थे, तो अगर थ्रेट्स मौजूद थे उसके बावजूद क्यों नहीं रोके जा सके। और 2 कैपिटल सिटीज, 2 दारुल हुकूमत, एक इस्लामाबाद 2 रोज पहले और 2 दिन बाद ही लाहौर इस तरह से दहशतगर्दी का शिकार हुआ। अभी चंद ही रोज पहले एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो है बड़ा इनेकाद किया गया था, बड़े जोरदार तरीके से। तो क्या ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की नाकामी है, हुकूमत की दीगर पॉलिसियों की नाकामी है, या हुकूमत के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की, हुकूमत के अपने इंतजामी ढांचे की नाकामी है कि पाकिस्तान में एक दफा फिर दहशतगर्दी जो है वो लौट रही है और छोटे शहरों में नहीं, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं। इस पे सवाल उठाएंगे और फिर प्रोग्राम में आगे चल के कुछ बात करेंगे। मईशत के हवाले से हुकूमत ने आज फिगर्स दी हैं कि मुआशी तरक्की, मुआशी शराय नमू 5.375.37 को पहुंच गई है और हुकूमत ने इसको अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया है। अब यहां पर भी 2-3 अहम सवाल जन्म लेते हैं कि क्या वाकई मईशत 5.37% से जो है वो ग्रो कर रही है, और अगर मईशत इतनी ज्यादा तरक्की कर रही है तो फिर ये आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को इसके समरात क्यों नहीं मिल रहे, फिर महंगाई क्यों इतनी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इतनी ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ रही हैं। ये बड़े अहम बुनियादी सवालात हैं। और अगर बम्पर क्रॉप्स हुई हैं तो फिर वो लोगों तक महंगी सब्जियां क्यों पहुंच रही हैं, आटा क्यों महंगा पहुंच रहा है, चीनी क्यों महंगी पहुंच रही है, दीगर खाने पीने की चीजें वो क्यों महंगी है, लोगों के पास रोजगार क्यों नहीं है, लोगों की नौकरियां क्यों नहीं बढ़ रही, लोगों की तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ रही, उनके जराए आमदन क्यों नहीं बढ़ रही। ये सब अहम सवालात है अगर मईशत इतनी तेजी के साथ तरक्की कर रही है। नून लीग कहती थी कि वो 5.5 या 5.6 पर छोड़ के गई है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने चौथे ही साल के आगाज में नहीं, 3.5 साल हुए हैं, 5.37 की फिगर को टच कर लिया है। तो ये बुनियादी सवालात हुकूमत से करने वाले हैं। दूसरी तरफ जब से हुकूमत की फिगर सामने आई है, ऑपोजिशन ने इसे कॉन्टेस्ट नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हुकूमत की मुआशी तरक्की की जो आदादो शुमार हैं वो दुरुस्त हैं। ऑपोजिशन को एकदम से चुप क्यों लग गई है, अपोजिशन ने इसका कोई रिबटल क्यों नहीं दिया, ये बड़े अहम सवालात हैं। क्या अपोजिशन का बयानिया पिट गया है कि इमरान खान मुआशी तौर पे एक नाकाम वजीर आजम हैं? इन्हीं सवालात को आज प्रोग्राम में उठाएंगे और इनके जवाबात लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मौजूद हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, MNA हैं, तर्जुमान हैं मरकजी सदाकत अली अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रही हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़ी जबरदस्त तर्जुमान है पार्टी की अजमा बुखारी साहिबा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब हैं, पार्टी के पॉलिसी साजों में से एक हैं जनाब सरदार लतीफ खान खोसा साहब।
سب سے پہلے لاہور کی دہشت گردی کے حوالے سے بات. صداقت عباسی صاحب، آپ کی حکومت میں دہشت گردی پاکستان میں مسلسل بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ تھریٹس آپ کے پاس موجود تھے، اس کے باوجود چند دنوں کے اندر 2 کیپٹل سٹیز اسلام آباد اور لاہور، آپ لوگ اس کو روکنے میں ناکام کیوں رہے، جبکہ چند دن پہلے ہی آپ کی حکومت نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی بھی لانچ کی ہے؟ جی وجہ صاحب بہت شکریہ. بدقسمتی سے پچھلی تقریباً ایک پوری دہائی پاکستان اس دہشت گردی میں رہا، اور پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے جو ملٹری نے اور پاکستان کی سویلین جتنی بھی پولیس نے اور دیگر اداروں نے مل کے اس کو لڑا. صداقت صاحب کی آواز ڈراپ ہو گئی ہے. صداقت صاحب کی آڈیو، بدقسمتی سے صداقت صاحب آپ کی آڈیو جو ہے وہ فون کے ذریعے ہم لے لیتے ہیں. اسما بخاری صاحبہ، آپ کے نزدیک یہ حکومت کی ناکامی ہے، حکومت کے انتظامی ڈھانچے کی ناکامی ہے، یا پھر یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی ناکامی ہے جو ابھی چند روز پہلے ہی لانچ کی گئی ہے؟ آپ لوگوں نے بھی نیشنل ایکشن پلان لانچ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ملک میں چھوٹے بڑے دہشت گردی کے واقعات تو جاری رہے تھے. اسما بخاری صاحبہ. جی بہت شکریہ غریدہ. پہلے تو میں دلی تعزیت اور افسوس کرنا چاہتی ہوں شہداء کے لواحقین کے ساتھ، اور میری دعا ہے کہ پروردگار جو زخمی ہیں ان کو جلد از جلد جو ہے وہ صحت کاملہ عطا فرمائے. یہ سب کی ناکامی ہے اگر آپ مجھے فرینکلی پوچھے تو. پہلی تو بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کے اوپر جو ہے وہ کسی کا ہاتھ ہے، لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے. وزیر داخلہ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ادارے 10 سال کی پالیسیاں بناتے ہیں، لیکن وزیر داخلہ کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ کون سا دہشت گرد کون سے جگہ پہ جو ہے وہ گزرا ہے اور وہ کہاں پر حملہ کریں گے. یہ ہماری تمام انٹیلیجنس جو ہماری طاقت ہے، یہ اس کی بھی ناکامی ہے کہ اس طرح سے یہ بہت اچانک یہ نہیں ہو جاتے ہیں واقعات. ان واقعات کو پلان ہوتا ہے، ان واقعات کے اوپر پوری ایک حکمت عملی بنتی ہے، پھر یہ کہیں امپلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن ہمارے وزراء کرام، ہمارے ترجمانوں کی میٹنگ ہو، ہمارے جو ہے وہ جہاں پر بھی یہ حکومت کے لوگ بیٹھتے ہیں، ان کو یہ فکر ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کیا کر رہے ہیں. ان کو یہ فکر ہے کہ مریم نواز کی آڈیو کو نکال کے لے کے آؤ، ڈھونڈ کے لے کے آؤ. ان کو یہ ضرور فکر ہے کہ جو ہے وہ کس کس کو جیل میں ڈالنے کے لیے نئی نئے کیس بنانے ہیں، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ آپ کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے. وزیر داخلہ کوئی ڈاکیا نہیں ہے جس نے ہمیں کل آ کے بتایا تھا کہ ہمیں بہت ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، یہ جو ہے لہر بڑھ سکتی ہے. تو اس کے اوپر کام کس نے کرنا تھا؟ میں نے یا آپ نے؟ یہ وزیر داخلہ کو کرنا تھا. وزیر داخلہ کو جو ہے اس ملک کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اس شخص کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے جو اتنا نان سیریس آدمی ہے، جس نے اس ملک کے اندر تماشا بنا کے رکھ دیا ہے پاکستان کی پالیٹکس کو بھی ہمیشہ. اور اس کے بعد اس طرح کے کریکٹر کو جو کبھی کون سے گیٹ کی پیداوار خود کو کہتا ہے، کبھی وہ کچھ کہتا ہے، کبھی وہ کس کا ترجمان بنا ہوتا ہے، ہر ایک چیز پہ اس کو کامنٹ کرنا ہے سوائے اپنا کام کرنے کے. اس نے اپنا کام نہیں کرنا اور اس کے ہاتھ میں آپ نے ہماری زندگیاں اور سیکیورٹی پکڑا دی ہے. اس سے زیادہ آپ نان سیریسنس اور بے حسی حکومت کی دیکھ سکتے ہیں. اس کے آپ ان کا بیان دیکھا جانے مری کے اوپر، انہوں نے کہا میں نہ جاتا تو 40 بندے مر جانے تھے. تو بھائی تم پہلے چلے جاتے، تم یہ 23 بھی مرنے سے بچا لیتے. مطلب کارٹون ہے، خدا کی قسم ایک سے ایک بڑھ کے کارٹون رکھا ہوا ہے، اور وہ کارٹون جو ہے وہ ہماری قسمتوں کے مالک ہیں. اس سے زیادہ کس اور کیا روئیں ہم، کیا بات؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں. صداقت عباسی صاحب، I'm sure کہ آپ نے اسما بخاری صاحبہ کی گفتگو بھی سن لی ہوگی. میرا سوال بھی وہیں سٹینڈ کرتا ہے، آپ کی آڈیو بھی جو ہے وہ کریکٹ ہو گئی ہے. صداقت صاحب جواب دیجیے گا، پھر میں سردار صاحب کی طرف جاتی ہوں. جی دیکھیں، میں بات میری کٹ گئی تھی. دہشت گردی کی جیسے میں نے کہا کہ پوری قوم نے لڑی، اور اگر دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ ظاہر ہے پورے نظام کا فیلئر ہے. لیکن یہ اس طرح کی اس پہ پوائنٹ سکورنگ کرنا جس طرح آزما صاحب نے بات کی بڑا غیر مناسب ہے کہ کیا جب نواز شریف صاحب کے دور میں یا زرداری صاحب کے دور میں دھماکے ہوتے تھے تو ہم اس طرح کی باتیں کرتے تھے. یہ تو ایک پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے، اور یہ ضرور ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو اس کا پوری طرح اس کو بیک ٹریک کرنا چاہیے، اور اس کے جو بھی کردار ہیں، جو اس کے سہولت کار ہیں یا جو اس سارے پروسیس کے پیچھے، ان سب کو ظاہر ہے ان کی بیک کرنی ہونی چاہیے. اور یہ پریشانی کی بات ہے کہ کسی طرح یہ دہشت گردی جسے ہماری جان چھوٹ گئی تھی دوبارہ کسی طرح نہ آئے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے واقعات پہ آپ کو شیخ رشید کو صاحب کو بیلنس کرنا یا ابوالزار صاحب پہ تنقید کرنا یہ مناسب ہے. پاکستان میں کہیں بھی دہشت گردی ہو، چاہے وہ
کسی بھی صوبے میں ہو, ہمیں سب مل کر کنڈیم کرنا چاہیے اور اس کو سیاست سے اوپر رکھنا چاہیے. کوئی بھی سیاسی حکومت ہو, کوئی بھی ملک کا ادارہ ہو, کبھی وہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں کسی ایک جگہ کوئی بلاسٹ ہو اور لوگوں کی جان. صداقت صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ صرف کنڈیم نہیں کرنا نا, آپ لوگ گورنمنٹ میں ہیں, آپ لوگوں نے کنڈیم نہیں کرنا, آپ لوگوں نے لوگوں کی جانیں بچانی ہیں. اور اسما بخاری صاحبہ پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں یا سوالات اٹھا رہی ہیں جو کہ اپوزیشن کا حق ہے؟ نہیں, دیکھیں میری بات, اس وقت یہ کہنا کہ جی میرے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے اور اس کا ہاتھ ہے, اس طرح کی بات میں نہیں سمجھتا کہ جب آپ کے ملک میں کوئی حادثہ ہو, سانحہ ہوا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ دہشت گردی کسی ایک بندے کی کمزوری سے نہیں ہوتی, پورے ملک کے ادارے ہیں اور اس پہ آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہرحال میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. پھر آپ بتا دیں کہ اپوزیشن کس قسم کے سوالات کرے آپ سے, اگر چند دنوں کے اندر 2-3 دنوں کے اندر اسلام آباد اور لاہور 2 کیپٹل سٹیز پہ حملے ہو جائیں تو پھر کس قسم کے سوالات کریں آپ سے؟ دیکھیں نا, وہ میں کہتا ہوں کہ سوالات کرنا ایک الگ بات ہے, لیکن اس پہ سیاسی بات نہ کریں. آپ کہیں کہ بھئی اس کی تحقیقات ہوگی, کون کون اس میں انوالوڈ ہے, کوئی کس کی لیپس ہے, کسی کی کمزوری ہے, کسی کی سستی ہے, اس کو سزا دی جائے گی. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی شیخ رشید نے یہ کہا اور عمران خان نے یہ کہا تو یہ ان کی کہیں اور چلتی نہیں ہے, کسی بات میں ان کی بات نہیں مطلب یہ بنوا سکتے یا کسی جگہ پہ ان کو کامیابی نہیں ملتی, تو اس طرح کے واقعات پہ میرا خیال ہے اس پہ رویہ ذرا تھوڑا سا سنجیدہ ہونا چاہیے. میں اتنی بات کروں گا, باقی یہ قابل افسوس بات ہے اور جو بھی لوگ اس میں شہید ہوئے ظاہر ہے وہ پاکستانی تھے اور سب کو دکھ ہے اور سب اداروں کا یہ کلیکٹیو فیلئر ہے. لیکن اس کو اس طرح میرا خیال ہے اس پہ سیاست بازی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ پوری دنیا چلیں صداقت صاحب, پاکستان تحریک انصاف نے آج کے بم دھماکے میں بھی اپوزیشن کو لتاڑنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ ڈھونڈ لیا ہے. سردار لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اچھا جی, کھوسا صاحب آپ چونکہ لاہور میں بیٹھے ہیں اور پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں جتنے بم دھماکے, جتنے دہشت گردی جو ہے وہ برداشت کی ہے, صحیح ہے, اس کے بعد آنے والے ٹینیورز میں اس میں کمی ہی آئی, لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایک بار پھر سے دہشت گردی سر اٹھاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آپ کی نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, یہ کس کی ناکامی ہے؟ دیکھیں ریڈا, سب سے پہلے تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی افسوسناک یہ سانحہ ہوا ہے. ان جو مرحومین ہیں ان کے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے, اور جو پسماندگان ہیں ان کے اللہ ان کو صبر جمیل عطا کرے, اور جو مضروبان ہیں 28 جو ہسپتال میں زندگی اور موت کے 6-7 ایسے پیشنٹس ہیں جو بہت سنجیدہ طور پر جن کے آپریشن ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں, اللہ ان کو صحت یاب کرے, جلدی روبہ صحت کرے. بالکل میں نہیں سمجھتا کہ ایسے سانحے پر کوئی بھی سیاست کرنے والی بات ہے, نہ ہم سیاست کر رہے ہیں. دیکھیے, نیشنل ایکشن پلان ساری قوم نے APS کے بنایا تھا. جب آرمی پبلک اسکول پر ہوا تو ایک ساری قوم میں ایک ایسا جو ہے اشتعال آیا, جو یعنی ساری قوم اکٹھی ہوئی, یکجا ہوئی, پارلیمان ساری اکٹھی ہو کر ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا. کیا نیشنل ایکشن پلان پر ان 3-3.5 سالوں میں PTI کی حکومت نے کوئی عمل اس پر کیا؟ کسی طور پر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیے, جب تک آپ اس پالیسی بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب جو انہوں نے یہ جو اب نیشنل سیکیورٹی پلان بنایا ہے, اس میں اپوزیشن کو نہ آن بورڈ لیا ہے نہ پارلیمان کو آن بورڈ لیا ہے. یہ ان کی اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی ہے, اور ہم تو چلیں توقع کرتے تھے, ٹھیک ہے حکومت سمجھتی ہے ان کا پریروگیٹو ہے, حکومت سمجھتی ہے اپوزیشن جو ہے فضول ہے, حکومت سمجھتی ہے یہ چور ڈاکو ہے, ان کے ساتھ ہاتھ ملانا بیٹھنا ان کی توہین ہے. بھلے وہ کرتے رہے, ہمیں کوئی ان کے کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن جہاں قوم اور ملک کا سوال ہو, جہاں لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہو, وہاں قوم کو یکجا ہونا پڑے گا, ہونا چاہیے, بیک زبان ہو کے ہمیں جو ہے کوشش اور کاوش کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے محترم عمران خان, یہاں تو ماشاءاللہ وسیم اکرم پلس بیٹھے ہوئے ہیں, اور انارکلی دل ہے پاکستان اور لاہور کا. انارکلی ہمارے ہائی کورٹ کے بالکل جو ہے واکنگ ڈسٹنس پر ہے جہاں ہم موجود تھے. 1:40 پر جو دھماکہ ہوا ہے, ایک شخص آگے موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے, اس موٹر سائیکل میں وہ جو ہے ڈیوائس چھوڑ کے جاتا ہے, اور 1:40 پہ وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے, اور اس وقت جو ہے دنیا جہان کا وہاں جو ہے رش ہوتا ہے سارا.
बेचारे कोई कहीं से आया हुआ था, वो 9 साल का बच्चा जो मर गया है, उनके माँ बाप के इंटरव्यूज आप सुने, वो बेचारे कैसे आए हुए थे, और उस बच्चे ने कहा कि अनारकली की सैर करते हैं और वो जो है लुकमा अजल हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, उसका कौन जवाब देगा। और इसी तरह वो जो दूसरा बेचारा वो शहीद हुआ है, मारा गया है, जो अस्पताल लेकर गए और ही वाज फाउंड टू बी डेड, उसका, और बाकी जो बेचारे जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, आखिर उनका भी कोई हिसाब देने वाला है कि नहीं है। ये कैमरे, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, यहाँ सारी दुनिया का जो है मौजूद है, वो जी मॉनिटरिंग जो है इन्होंने रूम बनाया हुआ है, बार बार दिखा रहे हैं कि ब्लास्ट होने के बाद आप दिखा रहे हो ब्लास्ट को, आप पहले क्यों नहीं दिखाते कि भाई कोई छोड़ गया है और ऐसे जो है मोटरसाइकिल खड़ा कर गया रख गया है, और अब जो है आप कभी बलोच जो है उन पर आर्मी पर लगा रहे हैं कि जी उन्होंने किया है, कभी किसी न किसी को तो स्केपगोट बना लेंगे ये। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत का काम जान और माल लोगों की बचाना है या नहीं है। तो क्या जो नेशनल एक्शन प्लान था वो मजाक करने के लिए था, उसको आपने दरकिनार फेंक दिया और नेशनल सिक्योरिटी आपने जो है एक और बना दिया, प्लान बना दिया, और नेशनल एक्शन प्लान को आपने जो है दफन करके फेंक दिया, जबकि सारी कौम बड़े अहम सवाल। तो क्या आप चाहते हैं कि कोई और फिर जो है APS हो, आर्मी पब्लिक स्कूल ही हिट होगा तो कौम इकट्ठी होगी, यानी आर्मी पब्लिक स्कूल नहीं होगा तो फिर जो है ये जाने जो है वो कीमती नहीं है। हर जान कीमती है, और न सिर्फ इस्लामाबाद में हुआ, न सिर्फ क्वेटा में, बलूचिस्तान में हुआ, अब ये लाहौर में हुआ है जो पाकिस्तान का दिल है, मैं समझता हूँ। तो खुदारा कोई तो इस पर जवाबदेही, कोई तो जिम्मेदारी कबूल करे। चीफ मिनिस्टर साहब ही कबूल करके मुस्ताफी हो जाए। अगर इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब समझते हैं कि उन्होंने एक सिक्योरिटी अलर्ट दे दिया और बस उनका जिम्मेदारी खत्म होगी, क्योंकि कहते हैं कि सिक्योरिटी अलर्ट हमने दे दिया था कि ये होने वाला है, होने जा रहा है ये पंजाब में, अब भी वो दे रहे हैं, तो क्या आपका काम ये नहीं है कि उसका किला कमा करें? खोसा साहब, ये बड़े अहम सवालात हैं, इन सवालात के जवाब लेते हैं सदाकत अब्बासी साहब से। सदाकत साहब, आप अज़मा बुखारी साहिबा के सवालात को पॉइंट स्कोरिंग कह रहे थे, बट जो सवालात अब खोसा साहब ने सामने रखे हैं, फ्लॉज तो मौजूद हैं इंतजामिया के अंदर, हुकूमती मशीनरी के अंदर, रोक क्यों नहीं सके। मैं रिपीट नहीं करना चाहती वो सारे सवालात जो खोसा साहब ने और अज़मा बुखारी साहिबा ने रखे हैं, प्लस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आप बनाते हैं, अपोजिशन को एतमाद भी लेते हैं, पार्लियामान में आप उसको लेकर नहीं आते, तो ये फ्लॉज तो मौजूद हैं सदाकत साहब। देखिए गरीदा, जो खुद साहब ने बात की है, वाकई वो सारे सवाल हैं, लेकिन ये वाकया हुआ है, आप इसको मैंने कहा कि बैक ट्रैक करके बिल्कुल वो तमाम इसके जो भी चैनल हैं और ज़ाहिर है सेफ सिटी सारा निज़ाम मौजूद है, उस सारे के जरिए जो CTD है, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, वो अपना काम लगा हुआ है, और बिल्कुल इसकी एक का दिन में पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आएगी और जो इनके सवाल हैं उनका बिल्कुल जवाब भी दिया जाएगा। रही बात के जो नेशनल एक्शन प्लान है, उसके जो शिकें पिछले दौर में मुकम्मल हुई, बाकी हमारे दौर में मुकम्मल हो रही हैं, और मैं अगर इस तरह की बात है तो कितनी दफा अपोजिशन ने उस पर पूछा है कि हम उनको जवाब दें, जब पूछेंगे इनका हक बनता है, और मेरा ख्याल है इस पर जवाब है, और ये कोई ऐसी बात सियासत की नहीं है, ये नेशनल कंसेंसस है। और 2014 में जब ये वाकया हुआ तो हम लोग उस वक्त अपोजिशन में थे और बल्कि धरने में थे, हमने वो धरना छोड़ के तो हुकूमत के साथ बैठे और इस मामले में एक नेशनल कंसेंसस में अपना रोल प्ले किया। आज भी अगर दहशत गर्दी का जो मसला है, ये किसी जात, बरादरी, किसी एक नस्ल, किसी एक सूबे, किसी एक पार्टी का नहीं है, पूरे मुल्क का कॉम्प्रिहेंसिव मसला है, और इसको बैठ के हमने एक इत्तफाक राय से हल करना है। और इसमें अपोजिशन जितनी भी तनकीद करेगी या जितने भी सजेशन मेरा ख्याल देगी, उसको मस्बत लिया जाएगा और उसके लिए रास्ता निकाला जाएगा। बदकिस्मती से ये किसी इतना बड़े शहर में किसी एक मोटरसाइकिल का ये हादसा कर जाना, हमारे इदारों को रोकना चाहिए, लेकिन शायद हम थोड़े से सारे लेट बैक हो गए कि शायद ये मसला खत्म हो गया, तो इसको नई लाइन पे इसके लिए दोबारा से एक रिव्यू करना, और जो सिक्योरिटी के इदारे उनको इसका जवाब भी देना चाहिए, और इसके लिए इसके रोकने के लिए और खुदा न खासा ये वाकया दोबारा ना हो, इसके लिए उनको अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी देनी चाहिए। ठीक है सदाकत साहब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ जी, लस्से का शॉर्ट क्विक ब्रेक। अज़मा बुखारी साहिबा, सदात लतीफ खोसा साहब भी मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमत के इकोनॉमिक फिगर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ के फिगर्स के हवाले से डिबेट करेंगे कि ये बिल्कुल दुरुस्त हैं या गलत हैं आदादोशुमार, क्या वाकई मईशत 5.37 की तरक्की से जो है आगे बढ़ रही है। इस पर सवालात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं सरदार लतीफ खान खोसा साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब और अज़मा बुखारी साहिबा। अज़मा बुखारी साहिबा, ऑपोजिशन जितना शोर शराबा मचाती थी, जितना हंगामा करती थी, मईशत आपके सामने है 5.37, आप लोग 5.5 पे छोड़ के गए थे। आपके फिगर्स को टच कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुआशी तरक्की। आप लोगों का बयानिया तो बड़ा पिट गया। अब देखिए, पहले तो मैं कुछ पिछली बातों को जरूर पहले रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ अरीना, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात यह है कि सदाकत अब्बासी साहब को काश कोई बताए कि सियासत करने में और शिकायत करने में फर्क होता है। सियासत करता था इनका लीडर जब वो कंटेनर पे खड़ा था। उस वक्त अगर बॉर्डर के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम होती थी ना, तो वो उसको भी मियां साहब के साथ जोड़ दिया करते थे। हर छोटे बड़े वाकये के ऊपर वो इस्तीफा मांगने खड़े हो जाते थे, और जो है वो उनको इस्तीफा मांगने का बहुत शौक होता था। और उन्होंने हमें बताया था कि फरात के किनारे जो है वो कुत्ते की भी जो है वो जो पूछगछ जो होती थी रियासत मदीना के अंदर, उसी तरह का वो निजाम लेके आएंगे। तो आज मैं वो सवालात पूछ रही हूँ, और क्या शेख रशीद की जो है वो नाकामी और नाहिली पे बात करना बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? और क्या शेख रशीद का काम सिर्फ जो है वो हमें इतला देना था? इन वाकयात को रोकने के लिए आपने दुरुस्त कहा, अभी जो सेफ सिटी की बात की, मेरे प्यारे भाई, वो सेफ सिटी के अंदर आप तस्वीरें जरूर खिंचाते हैं सारी दुनिया जाकर, लेकिन सेफ सिटी को आप फंड नहीं देते। पिछले साल तक भी उनके जो है वो, मैंने पिछले साल भी ये बात उठाई थी, अब फिर मैं उठाई, 3000 के करीब कैमराज आज भी खराब हैं। उसको मेंटेनेंस किसने कराना है? शहबाज शरीफ आएगा, वो आके करेगा, बना तो उसने दिया था, उसकी मेंटेनेंस करना आपका काम नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो नेशनल एक्शन प्लान था उसके ऊपर एपेक्स कमेटियां बनी हुई हैं हर सूबे के अंदर भी, और जो है वफाकी उसके ऊपर भी। पंजाब में 3.5 साल में मेरा नहीं ख्याल कि कभी एपेक्स कमेटी की कोई मीटिंग हुई है। ये बात दुरुस्त है प्यारे भाई, हम आपको जो है, हमें सुलगता हुआ पाकिस्तान मिला था, हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, और आपने बड़ा एहसान किया था कि आप कंटेनर से उतर आए थे, उतर के आके आपने बैठकर जो है वो दहशतगर्दी खत्म करने के लिए हमारे साथ बैठने की बात की थी। और हमने अल्लाह के फजल से तमाम तर सिक्योरिटी फोर्सेस और अपनी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी मदद से हमने इस मुल्क में दहशतगर्दी के जिन को बोतल में बंद किया था। लेकिन अब देखने की बात यह है कि क्या आपकी पॉलिसीज के अंदर कोई प्रॉब्लम है जहां ये दोबारा दहशतगर्दी वापस आ रही है? अभी क्या आपको जो है, जो हमारे, आपको बाकी पूरी दुनिया की फिक्र हो रही है, आपको तालिबान की फिक्र हो रही है, आपने ये भी मदद करने को तैयार है, वो भी मदद करने को तैयार है, और वो कहते हैं हमें आपकी मदद चाहिए नहीं है, और आप अपने काम से काम रखें। अब आपको दोबारा अपने आप को वो जो है वो रियलाइन करने की जरूरत है। लेकिन हमें ये कहते हैं कि जी आते नहीं है, आके बात नहीं करते हैं, तो प्यारे भाई आपके तो अपने वज़रा कराम नहीं आते। इस जो जिस मीटिंग का ये ताना मारते हैं, उस मीटिंग में इनके अपने वज़रा नहीं आए थे, और जीडीए की खातून ने बाहर आके बता दिया था कि इनको क्या ब्रीफिंग मिली थी और किस तरह की ब्रीफिंग के लिए उनको बुलाया गया था। तो ये नेशनल एक्शन प्लान जो है ये पूरी कौम का प्लान होता है। ये बनी गाला की सिक्योरिटी पॉलिसी जो आपने बनाई है घर बैठ के खुद ही अकेले, ये कोई सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है। आपने क्या पार्लियामेंट से इसकी इंडोर्समेंट ली है? आपने क्या इसके ऊपर जो है अपने एक से एक नकम्मा और नाअहल बंदा आपने जो है हमारे सिर पे मुसल्लत किया हुआ है? ये जो सानिया मरी की रिपोर्ट पे जो इन्होंने किया है कि इन्होंने इंतजामी अफसरान को जो है वो ये जो है वो जिम्मेदार और ठीक है उनको जो है वो आप इंजबाती कार्रवाई कर दें। इंजबाती कार्रवाई भाई 23 बंदे मरे हैं, और आपने खुद उन्होंने कहा व्हाट्सएप के ऊपर वो चला रहे थे। जब वजीर आला व्हाट्सएप पे चलेगा तो अफसरान भी तो व्हाट्सएप पे चलेंगे ना। और आपने बिल्कुल इंतजामी नाअहली और नकम्मापन सामने आया। सदाकत अब्बासी साहब मरीज हैं, मुझे बताइए किसको सजा मिलेगी? क्या ये 23 लोग जो है ये फाइलों की नजर हो जाएंगे? क्या ये 23 लोगों को भूल जाए? ठीक है, वो एक की ट्रांसफर इधर हो जाएगी, एक को वो जो है SGAD भी डिपार्टमेंट में भेज दिया, फलाना कर दिया, बात पता फिनिश्ड। कमाल है, आपने बिल्कुल इंसानी सुकून इतना ही सस्ता कर दिया है ठीक कि आपकी नकम्मापन और बद इंतजामी जो है वो कह रही है आपकी रिपोर्ट। एक तो इन्होंने रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं की जो है ऑफिशियली। क्यों नहीं कर रहे हैं पब्लिक ऑफिशियली? इसको पब्लिकली करे ना, पब्लिक करे। और फिर यह है कि वो कह रहे हैं कि आपने प्लेस नहीं की, आपने जो है ट्रैफिक जैम हो रहा था, आपने नहीं रोका। उन्होंने कहा कि आपने जो है आपने बर्फ नहीं हटाई, लेकिन बर्फ 23 जाने जो है वो चलेगी, कोई बात नहीं। एक अफसर इधर चला जाएगा, एक अफसर चला जाएगा। और ये जो डस्के के अंदर मुर्दे इल्जाम ठहराया गया था ना कमिश्नर, उसको कमिश्नर लगाया गया पिंडी के अंदर। अब उसका नतीजा आप देख लीजिए कि एक नलायक और नाअहल बंदे को जब आप गलत जगह पे लगाएंगे वो कभी राइट। आप शेरशाह सूरी कहें, आप जो मर्जी कहें, बुज़दार साहब एक नालायक आदमी है
और वो 12 करोड़ का सूबा नहीं संभाल सकते। चले अजमत साहिबा, आपने इतनी लंबी चार्जशीट लगा दी है मईशत पे, जरा बाद में आके फिर दोबारा आपसे सवाल करती हूँ, लेकिन सदाकत साहब का फिर हक बनता है इस पे जवाब देना। सदाकत साहब इस पे कमेंट कीजिए, फिर मैं खोस आपकी तरफ जाती हूँ। देखिए, जो मैंने कहा था जिम्मेदार ऑपोजिशन का रोल, जब सानिया APS हुआ था तो इमरान खान ने अपनी तनकीद छोड़ के उसके लिए आपके साथ बैठे थे। तो ये ना करें कि आपका कोई अगर हादसा हो जाए तो उस पर आप इस तरह की पॉइंट स्कोरिंग करें। हादसात में और मॉडल टाउन जैसे कत्लों में फर्क होता है। अगर मॉडल टाउन के कत्लों को हमने उठाया था तो वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की गोलियों से और राना सनाउल्लाह के ऑर्डर पे लोग मरे थे, वो एक अलग बात थी जिसपे हमने उसको उठाया, और वो आपने सियासी दुश्मनी में लोगों को कत्ल किया था। ये जो हादसा आप मरी की बात कर रही हैं, मेरी बहन कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ लें, ये खामोश किस्म का कातिल है, और अगर इंतजामिया ने ज्यादा गाड़ियां जाने दी तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पूरे डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन करके सबको सजाएं देंगे और रिपोर्ट भी पब्लिक होगी, फिक्र ना करें। जो वहां पे हादसा हुआ वो एक ब्लिजर्ड था, बर्फानी तूफान था, 18-19 दरख्त गिर गए जिसके अंदर गाड़ियां फंस गई, और वो बर्फबारी ज्यादा थी तो वो लोगों को निकाल नहीं सके। और निकालने की भी वजह ये थी कि आज जो इर्द गिर्द लोग थे उनको भी नहीं पता चला कि लोग गाड़ियों में उनकी गैस की वजह से मौत हुई। बहरहाल ये हमारी जिम्मेदारी है, हम ये नहीं कहते कि वाकया हो जाए तो हम उसको भूल जाएं, लेकिन इस तरह के वाकयात में और उस तरह के वाकयात में जो आपके दौर में होते थे जिसमें हम बोलते थे, वो फर्क है। अब रही बात इसकी जो आपने सवाल किया था मईशत का, उन्होंने जवाब नहीं दिया गरीदा, तो अल्लाह का फजल है ये पाकिस्तान में मायूसी बेचने वालों की आखिरी जो बात थी वो भी गलत साबित होगी। दुनिया की मईशतें डूबी और पाकिस्तान की मईशत 5.37% से ग्रो की, जो पिछले तकरीबन 10 सालों में जो एवरेज थी वो कोई 3.5% थी, और ये अब ग्रो भी कर रही है। और साथ साथ ये वो वाला नहीं है जो एक दफा 5.4% नवाज शरीफ के दौर में हुआ था, और साथ उसके 19 अरब का डॉलर का खसारा भी था। खसारा भी कम है, सस्टेनेबल ग्रोथ भी है, एग्रीकल्चर भी ग्रो कर रहा है, साथ साथ आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी है। अल्लाह के फजल से कोरोना के असरात के बावजूद पाकिस्तान की मईशत जो है वो ट्रैक पे आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो ये मईशत के बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे, आज आप ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट चेक कर लें, आज आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट चेक कर लें कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में 3 दफा, एक दफा पहले नंबर पे आया कोरोना को हैंडल करने में, मईशत को बचाने में, दूसरी दफा दूसरे नंबर पे आया, और अब फिर दूसरे नंबर पे आया। तो पहली 3 पोजीशनों पे पाकिस्तान है। जो पाकिस्तान खाली करप्शन में, चोर बाजारी में, लूट मार में आता था, अब वो दुनिया को कोरोना के मुआशी और तिब्बी इफेक्ट समझाने में आ रहा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक नेक, एक बाबरकत लीडर की वजह से आज है, और सवाए महंगाई के अल्लाह के फजल से सारी चीजें पाकिस्तान की मस्बत तरफ जा रही हैं। गरीदा महंगाई भी क्योंकि कोविड के बाद, बंदिशों के बाद एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, इंशाल्लाह अगले 1.5-2 महीनों में महंगाई भी नीचे आएगी, और फिर इनके पास वही होगा सोनिया ओजन गलिया तो मिर्जा याद थे। आप साहब बात करें कि मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब जा रहे हैं, उनके प्लेटलेट नीचे आ रहे हैं, प्लेटलेट ऊपर जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को ठीक कर भी रहे हैं और ठीक कर भी देंगे। ठीक है, चलें इसका अजमत से जवाब लेते हैं। लेकिन सदार लतीफ खान खोसा साहब, ऑपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक यही बयानिया, चंद दिन पहले तक, कल तक यही बयानिया था कि जी इमरान खान नाकाम वजीर आजम है, मईशत तबाह बर्बाद कर दी। आज ये लीजिए फिगर सामने आ गई है, 5.37 की ग्रोथ रेट है पाकिस्तान का इस वक्त, और बाकी चीजें एक्सप्लेन कर दी है सदाकत अब्बासी साहब ने। तो खोसा साहब, ऑपोजिशन का बयानिया तो नाकाम हो गया यहीं पर। रीदा के खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। माशाअल्लाह ये फज फिगर्स जो दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पाकिस्तान में माशाअल्लाह तरक्कियां हो गई हैं। डॉलर जो है वो 180 को छू रहा है और 200 तक जाएगा, और माशाअल्लाह जो है इन्फ्लेशनरी रेट कभी डबल डिजिट से नीचे आया ही नहीं है। पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है माशाअल्लाह। हमारी जो है तेल की कीमतें जो है वो 150 से क्रॉस कर गई हैं, और हर हफ्ते में आपको जो है खुशखबरी बम गिरता है आपके ऊपर। गैस है कि नापैद है, लोग नाश्ता किए बगैर बच्चे जो है वो स्कूलों में जा रहे हैं। बहुत तरक्की पाकिस्तान कर रहा है माशाअल्लाह। आप देखिएगा कि परचेजिंग पावर हमारे अंदर इतनी आ गई है कि 1 करोड़ हमने नौकरियां लोगों को दे दी है, 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की दहलीज से नीचे धकेल दिया है। बहुत तरक्की माशाअल्लाह पाकिस्तान ने कर ली है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने चीनी जो है वो
जो है 53 रुपए से हमने उसको 125 रुपए 130 रुपए पे चीनी को ले गए हैं किलो। माशाल्लाह हमने बहुत आसानियां लोगों के लिए पैदा कर दी हैं। ये जरा सदाकत अब्बासी साहब बाजार तो जरा जाएं, भाव तो पूछ लें, ये खाने पीने की अशाए खुर्दनी का ही जरा भाव पूछ लें। लोग जो है मिडिल क्लास खत्म करके रख दी है, गरीब खत्म कर दिया है, गरीब को मार दिया, खुदकुशियां करने पर मजबूर है। लोग आज माएँ जो है अपने बच्चों को ज़िबा करके मार के खुदकुशियां कर रही हैं। ये नौबत आज तक पाकिस्तान की नहीं आई थी। हमने चीनी कमीशन बिठाई, उसकी रिपोर्ट पता नहीं क्या हुआ, और वो चीनी माफिया इनके अपनी ATMs हैं। हमने आज जो है माशाल्लाह नोटिस दिया, हमने आटा का जो है कमीशन बनाया, आज तक उसमें किसी को नहीं पकड़ा। हमने LNG कमीशन बनाया, वो माशाल्लाह गायब है। हमने बिजली के बिलों को आसमान पे पहुंचा दिया, और उस वक्त हम जो है बिल जलाते थे और सिविल नाफरमानी के लिए हुक्म देते थे कि बिल देना लोग काम बंद कर दें। आज तरक्की की ठाठे मार रही है। और यार 5.3 GDP ग्रोथ किस ये आने तो दे जरा नतीजा, पता चल जाएगा दाल किस भाव बिकती है। मुझे बताएं इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अवाम पर पड़ा है? दिल पे हाथ रख के अब्बासी साहब खुद कहें कि ये जाते हैं तो इनको सस्ती मिलती है, इनको गोश्त सस्ता मिलता है, इनको सब्जी सस्ती मिलती है, इनको फल सस्ता, इनको आटा सस्ता मिलता है, इनको चीनी सस्ती जाए। जरा खुदा का खौफ करें, लोग चीखे मार रहे हैं, डरे अवाम के गैज़ो गजब से। मैं कहता हूं इसी तरह का अगर आपने डिनायल मोड में रखना है ना इमरान खान को, तो आप जरा, एक तो KPK का तो आपने इलेक्शन देख लिया, आपको सफाया हुआ। अब आ रही है मई में जो है माशाल्लाह पंजाब में भी बल्दियाती, और उसके बाद बाकी सूबों में भी ये इनके कैंडिडेटों को बल्ले मारेंगे लोग, ऐसे बल्ले मारेंगे आप यकीन करें कि इनको पता 5.3% जो GDP फिर ग्रोथ जरा बसाएं और सुनाए जाके आवाम को। अच्छा, कौन इनकी बात। छोटी सी ब्रेक लेनी है, माजरत आपको इंटरप्ट करने के लिए। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। नून लीग अस्मा बुखारी साहिबा से पूछते हैं कि नून लीग आखिर खामोश क्यों हो गई है, बिल्कुल चुप लग गई है जब से हुकूमत ने ये 5.37 का फिगर सामने लेके आए हैं। अगर ये झूठ है तो नून लीग इस पे बोल क्यों नहीं रही? अस्मा साहिबा सवाल करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मौजूद हैं सरदार लतीफ खान खोसा साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब और अज़मा बुखारी साहिबा। अज़मा साहिबा, खामोशी क्यों है नून लीग के रैंक्स में हुकूमती फिगर्स आने के बाद से? जी बिल्कुल, मैं अभी खामोशी तोड़ती हूँ। पहली तो बात यह है कि सदाकत अब्बासी साहब कब तक बेचेंगे मॉडल टाउन वालों का जो है वो खून। 10 बंदे थे, उनका आज भी आप खून बेच रहे हैं 3.5 साल बाद जब आप हुकूमत में हैं। उनको इंसाफ दिलाइए ना, कौन रोक रहा है आपको इंसाफ दिलाने से? आप जो है वो कब तक उनके मजलूमों के खून के ऊपर जो साजिश आपने लंदन प्लान की रची थी वो अब आपने इस्तेमाल करनी है। और ये यहाँ पर ये 23 लोग हैं, वो वाकई मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड का नहीं पता, लेकिन उस कार्बन मोनोऑक्साइड का पता है जो बुजदार और इमरान खान की शक्ल में इस कौम को सूंघ गई है। वो खुशी से खड़े थे, वो सारे जो है वो गाड़ियों में खुशी से हीटर लगा के बैठे हुए थे, वो चिल कर रहे थे, उनका पार्टी टाइम चल रहा था और इसलिए वो मर गए। खुदा का खौफ करो, तुम सबने जान लेनी है, सबने अल्लाह के पास जाना है, और ये जो है ये यहीं पे छोड़ जाएंगे सब कुछ। ये अपने गुनाहों का जवाब हर एक को देना है। अब आ जाते हैं हम, पहले तो ये है कि हम खुशी से बेहोश हो गए हैं कि या अल्लाह ये जो पाकिस्तान है ये हम सबको भी दिखा। ये इस पाकिस्तान में अकेले, मैंने 100 दफा कहा क्यों अकेले चले गए हैं ये चंद लोग इस नए पाकिस्तान में? बाकी बेचारों का क्या कसूर है जिनको छोड़ के? कम जिन्होंने वोट डाला था उन्हीं को साथ ले जाए उस नए पाकिस्तान में जो इनको नजर आ रहा है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ गरीदा, लेकिन मैं असद उमर साहब का एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि NSE proved revised estimate of GDP growth 2021. The growth 2021 was 5.37. This is the highest growth in last 14 years. Highest growth versus provincial estimates, which were based on July-March numbers, was mainly due to very strong industrial growth in April और जो है वो जून की बात कर रहे हैं। अब ये पिछले साल की जो उन्होंने एस्टिमेट्स लगाए थे ये उसके ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और बिल्कुल इनको कतन जो है वो अंदाजा नहीं है कि जो LNG और गैस का शॉर्टेज किया आपने, उसी इंडस्ट्री को जो तबाह बर्बाद कर दिया आपने,
जहां पर लोग और कारोबारी लोग चिल्लाते हुए नजर आए कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे हैं, जहां पर जो 70 से 80 लाख के करीब लोग आपने बेरोजगार करा दिए, 2 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लाइन से नीचे चले गए, और ये जो इस वक्त महंगाई है जो 12 कुछ परसेंट है पाकिस्तान के अंदर, ओ भाई ये क्या कब्र में ले जाओगे? अगर इतनी तरक्की हो गई है तो ये बांट दो ना, ये दो, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आने दो आम आदमी के ऊपर। आम आदमी को फ्री मिलना चाहिए। इतनी तरक्की के बाद आटा चीनी बिल्कुल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। इतनी तरक्की हो गई है कि डॉलर डर के 180 पे चला गया, इतना डर गया डॉलर, उसने कहा कि इतनी तरक्की पाकिस्तान ने कर ली है, मैं कहाँ जाऊं, तो वो 180 पे जाके बैठ गया। और ये जो आम आदमी है ये उनकी, मैं समझती हूँ कि उनकी तौहीन करते हैं हर उस आम आदमी की जो अपनी गुर्बत का रोना रो रहा है, जो अपने मसाइल का रोना रो रहा है, जो अपनी तकलीफ का रोना रो रहा है। ये इस तरह के हुकूमती फर्ज फिगर्स जो है, क्या इन्होंने पहले साल जो है वो तरक्की 2.2% नहीं बताई थी, जो बाद में पता चला कि वो माइनस में थी, इन्होंने झूठ बोला था और ये किया, ये सामने नहीं आया। और ये सारी जिंदगी झूठ बोल बोल कर तो यहाँ तक पहुंचे हैं। कट कॉपी पेस्ट की ये पार्टी है, ये रहते हैं ट्विटर की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, खापों की दुनिया में। ये जब आम आदमी कहेगा ना गरीदा बीबी, उनको जीडीपी का कख नहीं पता, आम आदमी को वो क्या होती है, उनको नहीं पता कि ये जो तरक्की की जो फिगर थी अंग्रेजी में हमें ट्वीट करके बता रहे हैं, आम आदमी को समझ नहीं आएगा। आम आदमी को समझ में आएगी ये तरक्की जब उसके घर का बिल कम हो जाएंगे। ये तरक्की उसको तब पता चलेगी जब उसको पेट्रोल 2013 वाले दौर में 80 रुपए का मिलने शुरू हो जाएगा, जब उसको आटा 35 रुपए का और चीनी 50 रुपए की मिलनी शुरू हो जाएगी, उसको तब पता चलेगा पाकिस्तान कर गया। वो दिन तो ले आओ, जब वो दिन लाएंगे तो उनको हम बिल्कुल हार बना के रुखसत फरमाएंगे। चले, ये बड़े अहम सवालात हैं। बुनियादी सवाल यही है जो खोज साहब ने भी कहा, अजमा साहिबा ने भी, सदाकत साहब, कि जी अगर इतनी मुआशी तरक्की आपकी हो रही है तो उसके समरात, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अवाम के पास क्यों नहीं आ रहा? आप लोग अभी भी कहते हैं कि सिवाय महंगाई के सब चीजें ठीक है, तो भाई महंगाई ही तो सबसे बड़ा मसला है अवाम का, और बाकी आप क्या ठीक कर रहे हैं? सदाकत साहब क्विकली प्लीज। फरीदा मुझे जवाब देने दीजिएगा, मैं भी इनको समझा दूं। हाँ, कि जो फिगर्स होते हैं वो एक पहले एस्टिमेट आता है, और एस्टिमेट को पाकिस्तान का 3.94% था जो पाकिस्तानी इदारों ने और बैनुल अक़वामी इदारों ने दिया, लेकिन अब वो एक्चुअल फिगर्स आ गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्चुअल फिगर 5.37% है, जो ये शो करती हैं कि लोगों की आमदनियां भी बढ़ी है, रोजगार भी बढ़ा है और लोगों की वेलफेयर हुई है। तो सर कहाँ से बढ़ी है? कौन से लोगों की आमदन बढ़ी है? कौन से लोगों का रोजगार बढ़ा है? बता देना। सुनने मैं समझाता हूँ। पाकिस्तान में सब जगह लोग जो उसका रोजगार वो आता है ज़राअत से, तो 1100 अरब रुपया ज़राअत में ज्यादा गया। ज़राअत में 3.3% ग्रोथ हुई है। इसका मतलब है तो ये किसान क्यों खड़ा हुआ है यूरिया खाद के लिए कतारें बना के? नहीं, अगर मुझे फिर जवाब दें, देखिए ना गरीदा, इनको आपने जवाब दे दिया, मुझे अब दोनों बंदों का जवाब देना है और आपका भी जवाब देना है। चलो ठीक है सदाकत साहब, 3% एग्रीकल्चर में इनको समझाऊं तो समझ आए। वो ज़राअत में पैसा ज्यादा गया है, ज़राअत के लोगों की आपको वो अमीर हुए हैं, इसीलिए मोटरसाइकिलों की डिमांड पीक पे है, ट्रैक्टरों की डिमांड पीक पे है। ये नहीं मानते तो ना माने, ये तो इनको झूठ बेच रहे हैं कि जी कोई गुर्बत हो गई है। मुझे कोई एक सर्वे रिपोर्ट कर दे, अब मैं उस्मा बुखारी साहबा या खोदा साहब की बातों को तो नहीं मानूंगा। मुझे गलत साबित करने के लिए कोई डाटा पाकिस्तान का या दुनिया के किसी मुल्क का डाटा देते जिसमें मैं बताऊँ। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि 3.3% एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान के तकरीबन 40% लोगों को अकोमोडेट करता है, उनकी आमदनी बढ़ी है। इसके अलावा आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, 5-4 आपकी बम्पर क्रॉप्स हुई हैं। आपका पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हुआ है जो पाकिस्तान की आमदनी बनता है। पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू 6000 बढ़ गया, जो आपने पूरे 70 सालों में आप उसको लेकर गए थे 3800 तक, हम उसको 6000 तक लेकर गए। तो ये सारे वो फैक्ट हैं, बाकी बिल्कुल इनकी बातें हवाई हैं। अगर कोई फैक्ट है गुर्बत का, कोई फैक्ट है बेरोजगारी का, वो ले आए। गलत कह रहे हैं। महंगाई है, महंगाई पूरी दुनिया में है, दुनिया के 70 सालों के रिकॉर्ड टूट गए। इंग्लैंड में महंगाई है, अमेरिका में महंगाई है। और मेरे भाई और बहन, ये सदाकत साहब, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया की मईशतें डूब रही हैं, पाकिस्तान की बढ़ रही है, ये आप अपने मईशत के बारे में लॉजिक देते हैं, फिर महंगाई के बारे में आप कहते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई है। अजमा साहिबा कुछ कहना चाह रही है, जरा उनकी बात ले लें। खोज साहब भी कुछ कहना चाह रहे। अजमा साहिबा, मैं देख रही हूँ प्लानिंग कमीशन की जो है वो टिकट चल रहे हैं, उन्होंने रिवाइज जो लगाई है, उन्होंने कहा है कि फिर 6.1% था 2017-18 में। हमारे दौरे हुकूमत में फिर रिवाइज जो था वो 6.1% था। दूसरी बात ये जिन किसानों की ये बात कर रहे हैं वो
शहरी को इनका रोना पिटना करने आते हैं, वो लॉन्ग मार्च करने आ रहे हैं, जिनको खाद नहीं मिली, वो जो है वो सरकारी अफसरों पे हमले करते रहे हैं। वो किसान जिनकी तरक्की के गुण ये गा रहे हैं, उनको खाद नहीं मिली, वो उनको जो है वो बम्पर क्रॉप जो हो रही है ये अपने घरों में ले गए, भाई वो बम्पर क्रॉप बांट दो ना आम आदमी के अंदर। ये ख्याली इनका जो पाकिस्तान है ना, वो ख्याली पाकिस्तान की जो तस्वीर है, वो आम आदमी से जाके पूछो, मेरे कहने पे इक़्तिदार के कहने पे टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, लेकिन खोसा साहब का कमेंट में लेना चाहूंगी। खोसा प्लीज लेके आए, आप बात गलत कर रही हैं, आप ऐसी मायूसी फैला रही हैं। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है तो खुश होनी चाहिए। खोसा साहब खुश हो रहे हैं, खोसा साहब हंस रहे हैं, खोसा वाकई खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। मुझे लगता है माशाअल्लाह ये बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। मैं इनका साथ हमनवा हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान को खुशहाल कर बनाए, लेकिन ऐसा नया पाकिस्तान न जो मायूस करे बाकी साफ कर रहे हैं। बाकी मैं इनके साथ हूँ, जिससे ये लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। अल्लाह करे इसी डिनायल मोड में रहे और इसी तरह जो है हंसते और इसी तरह फिगर्स देते रहे, ताकि हमारी कम और कुछ नहीं तो देनी तो शफी तो हो जाए ना, एक दफा तो खुश करते हैं अवाम को चाहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ खान खोसा साहब, ताकत बासी साहब और अज़मा बुखारी साहिबा। ये था आज का प्रोग्राम, लेकिन मईशत के फिगर्स जो हैं ये अभी चलते रहेंगे और मईशत की सूरत हाल पर मजीद डिबेट भी होती रहेगी अगले प्रोग्राम्स में। आइंदा इंशाल्लाह, आई विल सी यू ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज।